नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 18 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, MS Excel 2016 वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं। MS Excel 2016 वर्कशीट में कितने कॉलम्स होते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे MS Excel से पूछा गया है। MS Excel की जो वर्कशीट होती है उसमें टोटल कितने कॉलम होते हैं। यहां पर आपको 4-5 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बनता है, वर्कशीट क्या होती है। वर्कशीट तो वर्कशीट MS Excel में यूज होने वाला पेज होता है वर्कशीट, और MS Excel में जो फाइल बनती है उस फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को कहते हैं वर्कबुक, और एक्सेल में जो पेज होता है उसे कहा जाता है वर्कशीट। एक वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। मतलब एक वर्कशीट मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट में टोटल 10,48,576 रो होती हैं। 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। 16,384 कॉलम होते हैं। आपसे यहां पर कॉलम पूछे गए थे, पेपर में आपसे रो भी पूछी जा सकती हैं। तो MS Excel की एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। कॉलम को ABCD से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और रो को नंबर से 1 2 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, जब एक रो और कॉलम मिलता है तो एक सेल क्रिएट हो जाता है। सेल में हम डेटा को फिल करते हैं। तो MS Excel की जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट मतलब पेज जो कि मल्टीपल रो और कॉलम का कलेक्शन होती है। एक वर्कशीट में 10,48,576 रो होती हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। रो को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलम को अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, रो और कॉलम मिलता है तो सेल क्रिएट होता है। यहां पर हमसे पूछा गया था वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं। कॉलम होते हैं 16,384। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS Excel सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने एक वर्कबुक बनाई है। वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल, और एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट हमें एक वर्कशीट दी जाती है। वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज। यहां पर आप देख सकते हैं यह जो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए गए हैं यह होते हैं कॉलम, जो कि टोटल होते हैं 16,384, और नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है रो को। टोटल रो होती हैं 10,48,576। 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, MS Excel में लास्ट कॉलम का नाम क्या होता है। लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD। XFD लास्ट कॉलम का नाम होता है। जो 16,384 नंबर का कॉलम होता है उसका नाम होता है XFD। पहले कॉलम का नाम होता है A, पहली रो का नंबर होता है 1, लास्ट कॉलम का नाम होता है XFD और लास्ट रो का नंबर होता है 10,48,576। यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है। पावर पॉइंट में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है। यह क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, हम पावर पॉइंट में जो फाइल बनाते हैं उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है, और प्रेजेंटेशन के अंदर जो पेज यूज होता है, मतलब पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है।
पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमें प्रेजेंटेशन बनाने की सुविधा देता है, और एक प्रेजेंटेशन मल्टीपल स्लाइड का कलेक्शन होती है। मतलब पावर पॉइंट में जो पेज होता है उसे स्लाइड कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है पावर पॉइंट में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट क्या होता है। जब आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको एक स्लाइड दी जाती है, एक स्लाइड, और वह स्लाइड होती है टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड मतलब जब आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं आपको बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड दी जाती है पहले से, और वह स्लाइड कौन सी होती है? टाइटल स्लाइड। पावर पॉइंट में स्लाइड के मल्टीपल लेआउट होते हैं, मतलब स्लाइड की मल्टीपल स्टाइल्स होती हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट लेआउट होता है वह कौन सा होता है? टाइटल स्लाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट होता है टाइटल स्लाइड। इसको हम पावर पॉइंट पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में कोई भी नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमें वहां पर एक स्लाइड पहले से दी जाती है जो कि होती है बाय डिफॉल्ट टाइटल स्लाइड। यह हमारी टाइटल स्लाइड होती है जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन का टाइटल टाइप करते हैं। इसके अलावा हमें कई प्रकार के स्लाइड लेआउट दिए जाते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट लेआउट होता है वह कौन सा होता है? टाइटल स्लाइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटल स्लाइड। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड का इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया है? कीबोर्ड का इन्वेंशन मतलब कि आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कीबोर्ड का इन्वेंशन या आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम कई प्रकार का डेटा कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है और कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोलेस के द्वारा किया गया है। क्रिस्टोफर लैथम सोलेस के द्वारा कीबोर्ड का इन्वेंशन या आविष्कार किया गया है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका आविष्कार या इन्वेंशन क्रिस्टोफर लैथम सोलेस के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कंप्यूटर नेटवर्क से, कंप्यूटर नेटवर्क में एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। जब मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्रिएट हो जाता है एक कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। कोई भी नेटवर्क इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क में एनआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि एक हार्डवेयर पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि किसी कंप्यूटर में नेटवर्किंग करने के लिए आवश्यक होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर पार्ट होता है जो कि नेटवर्किंग करने के लिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनआईसी का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? निम्न में से किसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। निम्न में से किसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। आपको दो क्वेश्चन और तैयार करना है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया है और डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया गया है। जो चार्ल्स बेबेज हैं इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर तो कहा जाता है, इनके द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया है और डिफरेंस इंजन का आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है। मतलब चार्ल्स बेबेज से संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर और चार्ल्स बेबेज के द्वारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया गया है, साथ ही साथ डिफरेंस इंजन का आविष्कार भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया है और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी किया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल कंपोनेंट है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल कंपोनेंट है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल कंपोनेंट है। इंटरनल मतलब जो कि कैबिनेट के अंदर, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है। हमें 4 हार्डवेयर डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन इंटरनल कंपोनेंट है। आपके कंप्यूटर के साथ एक कैबिनेट होता है, कैबिनेट जिसे हम सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, जिसमें मदरबोर्ड लगा होता है, रैम लगी होती है, हार्ड डिस्क लगी होती है, पावर सप्लाई लगी होती है, उसे कहा जाता है कैबिनेट या सिस्टम यूनिट। उसमें कई प्रकार के कंपोनेंट रखे होते हैं, फिट होते हैं, उन्हीं कंपोनेंट को कहा जाता है इंटरनल कंपोनेंट, जो कि सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के अंदर होते हैं। कीबोर्ड तो हम एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं बाहर से, डीवीडी भी हम एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर भी एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में होती है। लेकिन जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड यह कंप्यूटर सिस्टम का एक इंटरनल कंपोनेंट होता है, क्योंकि मदरबोर्ड कैबिनेट या सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, जो कि एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित सभी डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। मदरबोर्ड में रैम, सीपीयू, इस प्रकार की कई डिवाइस कनेक्ट होती हैं। रैम, रोम, सीपीयू यह सभी मदरबोर्ड में लगे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड एक इंटरनल कंपोनेंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को एडिट करने की, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा प्रदान करता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटाबेस को बना सकते हैं, डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं और डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। कई प्रकार के डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि एमएस एक्सेस है, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है। यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डेटाबेस को बनाने की, एडिट करने की, ऑर्गेनाइज करने की सुविधा प्रदान करते हैं। विंडोज तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट को सेव एज करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट को सेव एज करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब आप कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने के लिए आप सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। जब आप कोई फाइल या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जब तक वह सेव नहीं होता है तब तक वह प्राइमरी मेमोरी में रहता है, और जैसे ही आप उसको सेव करते हैं तो वह सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और सेव की शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। Ctrl+S सेव की शॉर्टकट की होती है। जब आप किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो आप सेव ऑप्शन का यूज करते हैं, लेकिन यदि पहले से सेव किसी फाइल को नए नाम से सेव करना होता है तो हम सेव एस का यूज करते हैं, सेव एस का। और सेव एस के लिए F12 फंक्शन की का यूज किया जाता है। F12 पहले से सेव किसी फाइल को नए नाम से सेव करने के लिए सेव एस का यूज किया जाता है, जिसके लिए F12 फंक्शन की का यूज किया जाता है।
और कंट्रोल एस सेव की शॉर्टकट की होती है। मतलब सेव के लिए कंट्रोल एस शॉर्टकट की होती है और सेव एस के लिए F12 फंक्शन की का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डॉक्यूमेंट को सेव एस करने के लिए F12 फंक्शन की का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा बनाया गया है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके द्वारा बनाया गया है? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार या इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया है? लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स मतलब हम इसकी कोडिंग को देख सकते हैं और उसमें बदलाव कर सकते हैं। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री सॉफ्टवेयर है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है और इसे 1991 में बनाया गया था। 1991 में इसे बनाया गया था। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है और लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनस टोरवाल्ड्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में होते हैं? किस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में होते हैं? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है किस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन बाइनरी फॉर्म में होते हैं। जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उसके लिए कोडिंग करनी होती है, प्रोग्रामिंग करनी होती है। कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आसान होती हैं, सरल होती हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज एक होती है मशीन लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज दो होती हैं, एक मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। इसके अलावा कई प्रकार की होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज होती है इसमें केवल 0 और 1 का यूज किया जाता है। 0 और 1 का, 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, और यह फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, वह बाइनरी फॉर्म में होते हैं। बाइनरी फॉर्म मतलब 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं, वह बाइनरी फॉर्म में होते हैं। बाइनरी फॉर्म मतलब 0-1 के फॉर्म में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा सामान्य आकार में कागज पर तैयार की गई टेक्स्ट या ग्राफिक्स जानकारी की कॉपी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर द्वारा सामान्य आकार में कागज पर तैयार की गई टेक्स्ट या ग्राफिक्स जानकारी की कॉपी को क्या कहा जाता है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि कंप्यूटर के द्वारा हमने एक नॉर्मल साइज के पेपर पर कोई टेक्स्ट या ग्राफिक्स की कॉपी बनाई है तो उसे क्या कहा जाएगा? यहां पर एक शब्द हमें सुनने मिला है कागज पर। कागज पर मतलब पेपर पर जब कोई चीज प्रिंट हो जाएगी तो वह कहलाती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी, यदि हम पेपर पर या कागज पर किसी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर देते हैं तो उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट।
ऐसा आउटपुट जिसको कागज पर प्रिंट कर दिया जाता है प्रिंटर के द्वारा या प्लोटर के द्वारा, वह कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। और एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन सा होता है? जो कि हमें मॉनिटर स्क्रीन पर शो किया जाता है। तो मॉनिटर स्क्रीन पर शो होने वाले आउटपुट को कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, और पेपर पर प्रिंट होने वाले आउटपुट को कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। तो यदि हम पेपर पर, कागज पर किसी जानकारी को प्रिंट कर देते हैं तो वह कहलाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्ड कॉपी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर ब्लैंक, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में डेटा, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन को शेयर करने की प्रोसेस है। कंप्यूटर ब्लैंक दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में डेटा, प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन को शेयर करने की प्रोसेस है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैंक दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में कोई हमें डेटा शेयर करना है, प्रोग्राम शेयर करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो कौन सी प्रोसेस यूज की जाएगी? जब हमें कोई भी डेटा, प्रोग्राम या इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है तो हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है। नेटवर्क, जो भी कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसका उपयोग इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में इंफॉर्मेशन और रिसोर्स शेयर किए जाते हैं, और इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन, संचार का उपयोग किया जाता है। संचार मतलब एक जगह से इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पर भेजना। मतलब कंप्यूटर कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में डेटा, प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन को शेयर करने की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम्युनिकेशन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक पर प्रिंटेड बैंक के कोड नंबर और चेक नंबर का पता ब्लैंक रीडर द्वारा लगाया जा सकता है। चेक नंबर पर प्रिंटेड बैंक के कोड नंबर और चेक नंबर का पता ब्लैंक रीडर द्वारा लगाया जा सकता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि चेक पर जो बैंक का कोड प्रिंट होता है, चेक नंबर प्रिंट होता है, उसको स्कैन करने के लिए, उसको रीड करने के लिए किस स्कैनर का या किस इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? यह क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित है। जो चेक होता है, चेक पर आपने देखा होगा, चेक पर कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है, जैसे कि बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, उसी में चेक नंबर भी प्रिंट होता है। चेक नंबर को स्कैन करने के लिए MICR स्कैनर का यूज किया जाता है। MICR एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि स्कैनर का टाइप होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, जो कि एक स्कैनर का टाइप है। यह चेक नंबर को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चेक पर प्रिंट बैंक के कोड नंबर और चेक नंबर का पता MICR रीडर द्वारा लगाया जा सकता है। चेक को स्कैन करने के लिए, चेक के नंबर को स्कैन करने के लिए MICR स्कैनर का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है और यह स्कैनर का एक टाइप होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो है ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको कुछ क्वेश्चन और तैयार करने हैं। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR भी एक इनपुट डिवाइस है, यह भी एक स्कैनर का टाइप है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यह स्कैनर का एक ऐसा टाइप होता है जो किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद एडिट करने की सुविधा प्रदान करता है। OMR भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की OMR सीट को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है, और OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR भी एक इनपुट डिवाइस है, एक स्कैनर का टाइप है, जिसका यूज OMR सीट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। बारकोड क्या होता है? बारकोड आपने देखा होगा,
प्रोडक्ट पर, किसी वस्तु पर कुछ वर्टिकल लाइन होती हैं जिनके नीचे कुछ नंबर भी लिखे होते हैं, यह कहलाता है बारकोड। बारकोड कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं जिनमें किसी प्रोडक्ट से संबंधित इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, यह कहलाता है बारकोड। और बारकोड को स्कैन करने के लिए एक स्कैनर का यूज किया जाता है, OBR, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ऑप्टिकल बारकोड रीडर से बारकोड को स्कैन किया जाता है। तो यहां पर हमने कई क्वेश्चन तैयार करे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MICR। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी डॉक्यूमेंट में यदि हमें फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है तो हम किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? एक तो होता है नॉर्मल कॉपी पेस्ट। नॉर्मल कॉपी पेस्ट मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करता है और किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट कर देता है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट होता है। कॉपी के लिए आप यूज करते हैं Ctrl+C का और पेस्ट के लिए आप यूज करते हैं Ctrl+V का। एक तो होता है नॉर्मल कॉपी पेस्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी टेक्स्ट को, किसी ग्राफिक्स को कॉपी और पेस्ट कर देता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्यूमेंट में यदि हमें फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे? फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने का मतलब क्या है? यदि आपने किसी टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है, उसी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर हमें पेस्ट करना है, इसके लिए फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जो एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है और दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर देता है। यहां पर आपको इसकी शॉर्टकट की भी तैयार करनी है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C शॉर्टकट की का यूज किया जाता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V का यूज किया जाता है। इससे हम फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं और Ctrl+Shift+C से हम फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है, जो कि क्लिपबोर्ड सेक्शन में होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जो एक टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट करता है। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+Shift+C और फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+V। फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्राप्त होता है। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक पैराग्राफ पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। हमने पैराग्राफ का कलर चेंज कर दिया, इसे बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब हमने अपने एक पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर दी है। यही फॉर्मेटिंग यदि हमें किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करनी है तो इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन यूज करेंगे। फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। इसको यूज करने के लिए पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जहां से हमें फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। इसके बाद हम फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब हम अपने माउस को उस टेक्स्ट पर ड्रैग कर देंगे जिस टेक्स्ट पर हमें फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं हमने फर्स्ट पैराग्राफ से फॉर्मेटिंग को कॉपी किया और सेकंड पैराग्राफ पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर दिया। यह काम हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। हमने फॉर्मेटिंग वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से Ctrl+Shift+C को प्रेस किया, मतलब फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लिया, और जहां पर हमें फॉर्मेटिंग को यूज करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम Ctrl+Shift+V को प्रेस कर देंगे तो यहां पर फॉर्मेटिंग पेस्ट हो जाएगी। यह होता है फॉर्मेट पेंटर, जो कि फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकअप फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बैकअप फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? बैकअप क्या होता है? बैकअप एक डेटाबेस सिक्योरिटी ऑप्शन होता है। यदि हमें अपने डेटा की सिक्योरिटी करनी है तो हमें उसका बैकअप बनाना होता है। बैकअप क्या करता है?
यदि हमारा कोई ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाएगा तो हम बैकअप फाइल से अपने ओरिजिनल डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। पहले हमें अपने ओरिजिनल डेटा का बैकअप बनाना होता है और यदि हमारा ओरिजिनल डेटा डिलीट हो जाता है तो हम बैकअप फाइल के द्वारा अपने ओरिजिनल डेटा को रीस्टोर भी कर सकते हैं। जो बैकअप फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .bak। बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है जो कि डेटाबेस सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैकअप फाइल का एक्सटेंशन .bak होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज बाइंडिंग के लिए डॉक्यूमेंट में किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है? पेज बाइंडिंग के लिए डॉक्यूमेंट में किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। पेज बाइंडिंग के लिए डॉक्यूमेंट में किस मार्जिन का उपयोग किया जाता है? जब हम एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो जो हमारा पेज होता है, आपने देखा होगा कंप्लीट पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है। पेज में चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। यह ब्लैंक एरिया कहलाता है मार्जिन। यह होता है टॉप मार्जिन, यह होता है बॉटम मार्जिन, यह होता है लेफ्ट मार्जिन, यह होता है राइट मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन तो होते ही हैं। पेज पर जो चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है, यह कहलाते हैं मार्जिन। तो पेज पर 4 बेसिक मार्जिन तो होते ही हैं। इसके अलावा एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन, जो कि या तो लेफ्ट साइड पर हो सकता है या टॉप पर हो सकता है। यह मार्जिन पेज की बाइंडिंग कराने के लिए यूज किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट की यदि आपको बाइंडिंग करानी है तो आप एक स्पेशल मार्जिन यूज कर सकते हैं जो कि होता है गटर मार्जिन। और गटर मार्जिन की 2 पोजीशन होती हैं, 2 ही पोजीशन, या तो यह लेफ्ट साइड पर यूज होगा या फिर यह टॉप पर यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, गटर मार्जिन। पेज की बाइंडिंग के लिए डॉक्यूमेंट में गटर मार्जिन का यूज किया जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में यदि हमें पेज का मार्जिन चेक करना है, मार्जिन चेंज करना है, तो हमें लेआउट टैब को सिलेक्ट करना होता है। लेआउट टैब में मार्जिन ऑप्शन होता है। यह पेज सेटअप ग्रुप के अंदर होता है। यदि हम पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन करें तो यहां पर हमें 5 प्रकार के मार्जिन दिए जाते हैं। एक होता है टॉप मार्जिन, एक होता है बॉटम मार्जिन, एक होता है लेफ्ट मार्जिन, एक होता है राइट मार्जिन। बाय डिफॉल्ट चारों मार्जिन की साइज 1 इंच पर सेट होती है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट मार्जिन कितना होता है? 1 इंच होता है। और आप देख सकते हैं एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है 0। आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। और यह गटर मार्जिन की पोजीशन 2 होती हैं। आप इसको लेफ्ट साइड पर यूज कर सकते हैं या टॉप पर यूज कर सकते हैं। तो पेज की बाइंडिंग के लिए गटर मार्जिन का यूज किया जाता है, जो कि 2 जगह पर यूज होता है, लेफ्ट पर और टॉप पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गटर मार्जिन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किससे संबंधित होते हैं? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किससे संबंधित होते हैं? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किससे संबंधित होते हैं? पेज मार्जिन से, पेज ओरिएंटेशन से, पेज की साइज से या पेज बॉर्डर से? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज की 2 ओरिएंटेशन होती हैं। ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन 2 ही होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट और एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज को वर्टिकली शो किया जाता है और वर्टिकली ही प्रिंट किया जाता है। मतलब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज को लंबाई में शो किया जाएगा, लंबाई में प्रिंट किया जाएगा। जबकि लैंडस्केप ओरिएंटेशन में पेज को हॉरिजॉन्टली मतलब चौड़ाई में शो किया जाता है, चौड़ाई में ही प्रिंट किया जाता है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज की 2 ओरिएंटेशन होती हैं। बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट होता है, एमएस वर्ड का जो पेज होता है, उसकी बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज की 2 ओरिएंटेशन है, जिसमें से पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज को लंबाई में शो किया जाता है वर्टिकली, जबकि लैंड ओरिएंटेशन में पेज को हॉरिजॉन्टली या चौड़ाई में शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन से संबंधित होते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। यह थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम ऐप को किस ईयर में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप को किस ईयर में लॉन्च किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है भीम ऐप से संबंधित। और यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में भीम ऐप से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे थे। भीम ऐप क्या है? भीम ऐप एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाला ऐप है। भीम ऐप के माध्यम से हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और मनी को रिसीव भी कर सकते हैं। भीम ऐप में आपसे पूछा जा सकता है भीम का फुल फॉर्म, तो भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। सन 2016 में भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। जो भीम ऐप का नाम है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है और भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। एनपीसीआई के द्वारा भीम ऐप को बनाया गया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो भीम ऐप में भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है और भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। यहां पर आपको 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है सीडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले आपको समझना होगा सीडी क्या है। सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क, सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है और सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो सीडी होती है वह सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होती है। सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। सीडी का फुल फॉर्म होता है, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म होता है। सीडी जो होती है इसमें 700 MB तक का डेटा स्टोर होता है। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है, पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की, और सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। तो सीडी क्या है? सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। सीडी एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में 700 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी होती है। सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। अब सीडी के कई टाइप होते हैं, जैसे कि एक है सीडीआर। सीडीआर का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल मतलब एक ऐसी सीडी जो कि ब्लैंक होती है, जिसमें आप एक बार डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो। एक बार डेटा को इसमें आप रिकॉर्ड या स्टोर कर सकते हो। एक होता है सीडी रोम। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मतलब एक ऐसी सीडी जिसमें पहले से डेटा स्टोर कर दिया जाता है। यूजर केवल उस डेटा को देख सकता है, रीड कर सकता है, लेकिन उस डेटा में किसी प्रकार के चेंजेस नहीं कर सकता है। वह होती है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक होती है सीडी आरडब्ल्यू। सीडी
RW, CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, रीराइटेबल मतलब एक ऐसी सीडी जिसमें बार बार डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है और बार बार उस डेटा को चेंज किया जा सकता है। मतलब यह रीयूजेबल सीडी होती है। रीयूजेबल मतलब बार बार हम CDRW से पुराने डेटा को हटाकर नया डेटा स्टोर कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीडी का कौन सा प्रकार रीयूजेबल होता है, वह होता है CDRW। CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, जिसमें हम डेटा को बार बार चेंज कर सकते हैं। एक होता है CD-ROM मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम केवल डेटा को रीड कर सकते हैं। एक होता है CDR जिसमें डेटा को एक बार रिकॉर्ड किया जा सकता है और उस डेटा को बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो हमसे पूछा गया था CDR का फुल फॉर्म, जो कि होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। CDR का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो में हमने CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।